नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के अमर शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट जी को पुण्यतिथि पर उनकी वीरता और बलिदान का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने स्वयं उनके पिताजी से फोन पर बात की और परिजनों का हालचाल जाना। हाँ नमस्कार। नमस्कार धामी जी, ठीक हो? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। अरे अभी स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? हाँ ठीक है स्वास्थ्य। आज चित्रेश का आज ही वो हुआ फिर है ना। आज सब लोग क्या करें हैं, भगवान उसको आत्मा शांति दे आप उसको, है ना। और उसने तो हम लोगों का सबका नाम ऊंचा किया है हमेशा। हम लोगों को जो है उसकी जब भी ऐसे दिन आएंगे तो पूरा उत्तराखंड पूरा हिंदुस्तान याद करता है उसको, है ना। और आप लोगों को भी बड़ा मन करना है हमेशा। और कैसे हैं? बस हाँ सब ठीक है। बाकी घर में सब ठीक है ना, माता जी वगैरह सब ठीक है ना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पिछले चुनाव की तकरीबन बराबर ही रहा। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने गणित के हिसाब से प्रदेश में सरकार बना रही है। आपको बता दें कि रोचक तथ्य ये है कि दोनों ही दल खुद को 40 से ज्यादा सीटें देने का वादा कर रहे हैं। उत्तराखंड की चुनावी सियासत में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति की ये जानने की इच्छा है कि प्रदेश में मतदाता किस दल को सत्ता की बागडोर सौंपने जा रहे हैं। चाय की दुकान से लेकर सरकारी दफ्तरों और सचिवालय गलियारों तक हर जगह ये सवाल सबकी जुबान पर है। ऐसी दशा में सबकी निगाहें सियासी पंडितों पर जाकर टिक चुकी हैं। राजनीति में ये धारणा रही है कि जब जनता बड़ी तादाद में वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलती है तो उसे बदलाव के तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान हो चुका है और उसके बाद से लगातार सभी पार्टियां यही दावा कर रही हैं कि इस बार वे प्रचंड बहुमत के साथ में जीत रही हैं। तो वहीं इससे पहले भी जब पार्टियों ने तैयारी शुरू की थी तब भी लगातार पार्टियों का यही दावा था। कांग्रेस अपने दावे ठोक रही थी तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आसीन होने की पूरी कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ में सभी तैयारियों के बीच में मतदान हुआ और वहीं पर कोरोना को लेकर भी सभी गाइडलाइंस का भी पालन हुआ। तो वहीं अब इंतजार चुनावों के नतीजों का है। 10 मार्च को चुनावों के नतीजे आएंगे और उसके बाद सभी की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं हर बार सरकार बदलती है। उत्तराखंड की धनोल्टी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिला है, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 42 से 48 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोगों को दी जाने वाली राहत और गैस सिलेंडर के दाम 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि 57,000 भर्तियों को तत्काल भरने के वादे को लोग काफी प्रभावित हैं। उनका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला है। बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन रही है और हरीश रावत कांग्रेस में सबसे अनुभवी नेता हैं। हाईकमान उनकी इस बात को समझकर उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपेगा। उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी द्वारा शुरू की गई घसियारी योजना में पेंशन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत बीजेपी सरकार में हुई थी, जिसमें घास काटने वाली महिलाओं को किट देने का काम किया जाता था। वहीं कांग्रेस और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे और गांव में घास काटने वाली महिलाओं को घसियारी कहने पर आपत्ति भी जताई थी। माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे
घषारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घषारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा। नहीं, हम जो सवाल उठा रहे थे वो आज भी बरकरार है। हम घषारी योजना का विरोध कर रहे हैं, पेंशन का नहीं है। आप नहीं, हमने कहा भी हमारी महिलाओं को आप घषारी बना रहे हैं, तो हमने कहा कि हम उसकी तर्ज में पेंशन देंगे। हमने ये कहाँ कहा है घषारी योजना को लागू करेंगे। हमने तो कहा कि जो तरीका है उसका विवेचन करेंगे। मैंने पहले ही कहा उसको रिफाइंड शब्दों में लाएंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने उन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई की है। आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि आप जनता के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी है, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाने के दौरान जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उन्हें पार्टी इसी तरीके से कड़ा संदेश देगी। पार्टी का मकसद प्रदेश की राजनीति में जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखना है, लेकिन हिमांशु पुंडीर पार्टी में रहने के बावजूद भी पार्टी विरोधी काम में संलिप्त पाए गए थे और जिससे उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। उत्तराखंड के चमोली में अपराधों की रोकथाम और दुर्घटना में पीड़ितों को त्वरित सहायता के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली ने 4 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने हाईवे पेट्रोलिंग, हाईवे ट्रैफिक पेट्रोलिंग के कार्यों और उनके निर्धारित मार्गों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यात्रा सीजन के परिप्रेक्ष्य में इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रित किया गया है, जिससे कि यात्रियों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके और साथ ही अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में भी इन वाहनों के 24 घंटे हाईवे पर नियुक्त होने पर पुलिस के रिस्पांस टाइम में भी कमी आएगी, जिससे कि जनपद पुलिस के कार्यों में गुणात्मक वृद्धि होगी और इसी के साथ में जनता लाभान्वित भी होगी। महोदय के प्रयासों से हमें जो है 4 स्कॉर्पियो वाहन जो हैं हाईवे पेट्रोल यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट के नाम पे जो है प्राप्त हुए चमोली जनपद को। हमने अपराधों पे नियंत्रण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या हमारे जो राजमार्ग हैं उनमें, और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहां पे, और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल यूनिट्स को आज यहाँ पुलिस लाइन से रवाना किया है। हमने अलग अलग जो है क्षेत्र बांट दिए हैं, जिन क्षेत्रों में, जिन राजमार्गों में ये चलेंगी। जैसे हमारा जो सबसे पहला रूट जो हमने इनके लिए निर्धारित किया है वो है गौचर से लेकर नंदप्रयाग तक। फिर हमारा आदिबद्री गैरसेन वाला क्षेत्र जो है वो हमारा दूसरा यूनिट है। तीसरी यूनिट हमारी जो है ये चमोली से लेकर गोपेश्वर वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी, और चौथी यूनिट जो है वो हमारी पीपल कोटी से जोशीमठ वाले रूट पे ऑपरेशनल रहेगी। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की सीमा द्वार स्थित परिसर में बनाए गए विश्व स्तरीय सिंथेटिक वॉलीबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया और साथ ही आईटीबीपी के जवानों, उनके स्वजन और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने हिमवीरों के साथ वॉलीबॉल मैच भी खेला। केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी के छात्रों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा और उत्तरी फ्रंटियर के आईजी नीलाभ किशोर ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार पिछले कई दिनों से मसूरी की हसीन वादियों में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने बीती 7 फरवरी को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी और सीएम ने उन्हें उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने का प्रस्ताव भी दिया था और जिसे अक्षय कुमार ने स्वीकार भी कर लिया था।
और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता के प्रभावित अभिनेता अक्षय कुमार ने भविष्य में यहां अपना घर बनाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार कई दिनों से उत्तराखंड में हैं, जहां पर वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इसी के तहत देहरादून में अक्षय कुमार ने आईटीबीपी के जवानों के साथ में वॉलीबॉल का मैच खेला। और इसी के साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि अक्षय कुमार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की सीमा द्वार स्थित परिसर में बनाए गए विश्व स्तरीय सिंथेटिक वॉलीबॉल ग्राउंड का उद्घाटन भी किया और इसी के साथ में उन्होंने सभी से मुलाकात भी की। तो वहीं स्थानीय छात्रों से भी अक्षय कुमार ने मुलाकात की। और आपको बता दें कि आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा और उत्तरी फ्रंटियर के आईजी नीलाभ किशोर ने भी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और अक्षय कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों ने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पिछले लंबे समय से शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, लेकिन निर्माण की धीमी रफ्तार से आम लोगों को यातायात में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने वहां पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए और इसी के साथ में उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द गड्ढों को भरा जाए और रात के वक्त भी निर्माण कार्य किए जाएं। आपको बता दें कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों के चलते जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के तहत पिछले लंबे समय से स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, लेकिन निर्माण की गति काफी धीमी है और जिसके चलते आम जनता परेशान है। लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के तहत देहरादून जिलाधिकारी ने वहां पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को भी फटकार लगाई और साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कार्यों को जल्द ही पूरा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि आम जनता को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लंबे समय से स्मार्ट सिटी के कार्य पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को भी कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और ये भी कहा कि संभव हो तो कार्य को रात में भी किया जाए। देखिए, ये मैं यहाँ पे ईसी रोड वाले स्ट्रेच पे देखने आया था। यहाँ काफ़ी कंप्लेंट्स भी मिल रहे थे कि डिपार्टमेंट्स ने बिना नोटिस दिए जो है यहाँ पे, जैसे बिजली विभाग है उन्होंने भी जो लाइन बिछाने के लिए खोदा हुआ है और गेल ने भी जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे गेल ने अपना काम किया हुआ है विदाउट गिविंग एनी ड्यू नोटिस। तो इनको वार्न कर दिया गया है कि जो काम रात को हो सकते हैं, जहाँ स्पीडली हो सकते हैं वो रात को करें और जो इन्होंने गड्ढे खोदे हैं उनको टाइमली। टिहरी जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो पोकलैंड मशीनों से पार्ट्स चुराकर लाखों रुपए कमाने का काम करता था। वहीं पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है, अभी उसके 2 साथी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी पोकलैंड मशीन के पार्ट्स चुराने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है और इसी के लिए पुलिस ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। दरअसल टिहरी जिले के नैनगांव स्थित विकास नगर डामटा मार्ग पर काम कर रही पोकलैंड मशीन के पार्ट्स चोरी होने का मामला सामने आया और इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की खुलासा किया। और आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जितेंद्र निवासी मथुरा के रूप में हुई है, जबकि फरार चल रहे आरोपियों की पहचान सुनील तोमर और देव सिंह के रूप में हुई है।
केस रजिस्टर हुआ जिसमें कि L&T कंपनी की जो मशीन्स हैं उनमें से जो महंगे मोटर पार्ट्स होते हैं, उनकी एक्सेसरीज होती हैं, इसको ये गैंग चोरी करता है। तो इसमें 3 लोग प्रकाश में आए थे। इसमें जो पुलिस टीम है इसके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। 80 से ऊपर CCTV कैमरे चेक किए गए, जो सरकारी कैमरे हैं, पुलिस के लगे हैं, प्राइवेट कैमरे हैं। उसके बाद एक गाड़ी एक जो ट्रेस हुई हमारी HR नंबर की, जिसमें कि पार्ट्स मिले और 3 अभियुक्त हैं, जिसमें कि एक मुजफ्फरनगर का, 2 मथुरा के रहने वाले हैं। जो मुख्य अभियुक्त इसमें जितेंद्र है वो अरेस्ट हो गया है और 7,20,000 की वैल्यू का जो सामान है ये इसकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इसकी हम न्यायिक अभिरक्षा के लिए इसको भेज दिया है। बाकी जो वांटेड है उनको बहुत जल्दी उनको भी हमारे। रानी पोखरी में जाखर नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के लिए शासन की ओर से तमाम स्वीकृतियां के अलावा केंद्रीय सड़क निधि और राज्य योजना से करीब 19.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 18 महीने में बनने वाली 280 मीटर लंबे पुल को 6 महीने के भीतर तैयार कर दिया जाएगा। 7 जनवरी से पुल का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और बीते वर्ष 27 अगस्त को भारी बारिश के चलते उफान पर आई जाखर नदी के वेग से पुल ढह गया था। वर्ष 1964 में बना पुल 57 साल बाद 2 अलग अलग हिस्सों में टूट गया था और इसके बाद यहां कई दिनों तक यातायात बाधित रहा था। शासन के सामने पुल को यथाशीघ्र बनाने की चुनौती थी। बजट स्वीकृत होने के बाद अब जाकर पुल निर्माण ने गति पकड़ी है और इसके लिए केंद्रीय सड़क निधि से 1618.55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पुल के दोनों तरफ बनने वाली अप्रोच रोड के लिए राज्य योजना के तहत 342.56 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। पंजाबी यूनिवर्सिटी गया 150 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने पंजाब सरकार ने चक लिया, उन्होंने सुरखरू करता कर दे। पहला उन्होंने जा रहा सी 114 करोड़ रुपए साल का, ऐसी 240 करोड़ रुपये हुण उन्होंने दे करना। उसकी नोटिफिकेशन थोड़े लगी भी आ, सारे मसले हल करांगे। मसले हल। फरवरी 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। ITBP के जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे उत्तराखंड हिमालय के आसपास 0 से नीचे के तापमान में गश्त कर रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर पहरा दे रहे हैं। एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ रहे हैं। सीमा के अलावा नक्सल विरोधी अभियानों समेत अन्य ऑपरेशन में तैनात किया जाने वाला ITBP देश का अग्रणी अर्धसैनिक बल है।
आईटीबीपी जवानों को अत्यधिक ठंड की स्थिति में उत्तराखंड के सीमावर्ती स्थान पर 0 से 25 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर प्रशिक्षित किया जाता है। यही नहीं, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए ये बल हमेशा तत्पर रहता है और इस बल के जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बल बर्फ से ढकी चौकियों पर तैनात रहकर देश में सुरक्षा का पहरा देते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने वाले इन वीरों के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। राज्य में 1 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है और इसके साथ ही सभी सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह और इसी के साथ में सांस्कृतिक समारोह आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा और इसके अलावा राज्य में अभी आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे और इसके अलग अलग से एसओपी जारी की जाएगी। एसटीएफ अब नशा तस्करी के धंधे पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर कई बड़े नशे के धंधे में शामिल बड़े मगरमच्छों की कुंडली तैयार की जा चुकी है। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अब इनकी संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस संबंध में पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में एनसीबी के अधिकारियों ने एसटीएफ के साथ साथ बैठक कर इस रणनीति को तैयार किया है। और इसी के साथ में जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में ज्यादातर नशे की खेप उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद से लगातार जाती है और इसके अलावा नेपाल से भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जरिए यहां पर नशे की सप्लाई की जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय में सिंथेटिक ड्रग्स ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है और इस ड्रग का गढ़ उत्तर प्रदेश के बरेली को माना जाता है। पिछले साल एसटीएफ और एनसीबी ने कुछ ऐसे ही तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिससे पता चला कि वहां पर बाकायदा हेरोइन की फैक्ट्री चल रही है और इन तस्करों और सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माताओं पर नकेल कसने की तैयारी अब कर ली गई है और ऐसे में कम से कम 50 तस्करों की कुंडली तैयार हो चुकी है और जल्द ही एसटीएफ इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब कुछ ही दिन में एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाते हुए प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के महिला कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजा है। आपको बता दें कि दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की एक वृद्ध महिला के साथ निंदनीय और शर्मनाक घटना घटी है, जिसमें वृद्ध महिला के साथ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बलात्कार किया गया है, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में ओछी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ आज प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की ओर से महिला कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि किस तरह से समाज में लगातार अश्लील संस्कृति को परोसने का काम किया जा रहा है, उस पर नकेल कसी जाए। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की इकाई सचिव हूँ हरिद्वार में। आज 3 दिन पहले दिल्ली की जो 87 साल की महिला के साथ दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, हम लोग उस घटना का विरोध करते हैं और विरोध प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की साफ मानती है कि लगातार जो महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, जो जवान लड़कियों के साथ में जो ये अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों की जड़ ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये अश्लील संस्कृति, अश्लील गीत, अश्लील फिल्में और नशा और बेरोजगारी है।
और जब तक सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जब जो भी सरकार बैठी हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अपराध कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते गए हैं। और पिछले जब से 7 सालों से सत्ता में देश की भाजपा सरकार बैठी है, उसके बाद से महिलाओं के साथ अपराध और ज़्यादा बढ़े हैं और उन्हीं के बड़े बड़े नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ अपराध किए गए हैं। तो हम इन अपराधों के लिए सीधा सीधा इस व्यवस्था को दोषी मानते हैं, जो व्यवस्था में आज रोजगार नहीं है, आज शिक्षा नहीं है और अश्लील गाने परोसे जा रहे हैं, अश्लील तस्वीरें परोसी जा रही हैं, शराब परोसी जा रही है और उसके जिम्मेदार आज महिलाओं को केवल सामान समझ के उनके शरीर को नोचा जा रहा है, उनके शरीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो समाज के अंदर पुरुष प्रधान मानसिकता है, महिलाओं के साथ अपराध केवल महिला होने के नाते किए जा रहे हैं और इन अपराधों की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम यहाँ से बात करते हैं कि जो भी वर्तमान में सरकारें हैं और सारी इन सुरक्षाओं की बात, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात कहीं भी नहीं होती है। आज ये महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए नाकाम बैठे हुए हैं। आज महिलाओं को 30% आरक्षण देने के लिए भी इनकी हवा खराब। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।